हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉमर्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पे बैक पीरियड मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग, जिसमें हम थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो हम आज के वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, जिसमें फर्स्ट विल बी वेरी सिंपल, उसके बाद ग्रेजुअली वी विल बी मूविंग टू द डिफिकल्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। सो सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग की। पे बैक पीरियड मेथड या पे बैक पीरियड से हमें क्या समझ में आता है? नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड टू रिकवर द इन्वेस्टमेंट। जितना पैसा आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं वो आपको कितने टाइम में वापस मिल जाएगा, मतलब कि प्रोजेक्ट कितने टाइम में, कितने ईयर्स में आपको वो पैसा कमाकर वापस कर देगा। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय पे बैक पीरियड। जितना जल्दी किसी भी प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाता है, उतना ही आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ होता है, क्योंकि फ्यूचर काफी रिस्की हो सकता है। सो जितना लेट पैसा रिकवर होगा, उतना ही आपका रिस्क बढ़ सकता है। ट्रेडिशनल पे बैक पीरियड मेथड में पूरी लाइफ जो प्रोजेक्ट की होती है वो कंसीडर नहीं की जाती है, ना ही टोटल प्रॉफिटेबिलिटी। जितने टाइम में पैसा वापस आएगा, सिर्फ इसी चीज पर ध्यान दिया जाता है। दैट मीन्स अगर आपने प्रोजेक्ट में पैसा लगाया 1 लाख रुपए और आप 5 साल में वो पैसा रिकवर कर लेते हैं, तो 5 साल के बाद का जो प्रॉफिट होगा, जो पैसा होगा, उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। This method is very important for liquidity of a company, especially जो कंपनी liquidity से सफर करती है, उनके लिए this criteria of capital budgeting decisions is very suitable. इसके बाद पे बैक पीरियड मेथड प्रॉफिट को यूज नहीं करता है, इट यूजेस कैश फ्लो। दैट मीन्स कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेस बट बिफोर डेप्रिसिएशन। सो बहुत बार क्वेश्चंस में आपको प्रॉफिट गिवन होता है, सो उससे कैसे कैश फ्लो में कन्वर्जन करना है, दैट ऑल्सो वी विल बी डिस्कसिंग इन टूडेज वीडियो। सो पे बैक पीरियड मेथड के न्यूमेरिकल्स आपको 2 तरीके से एग्जाम में मिल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन ईयरली कैश फ्लोज आर इक्वल, दैट मीन्स हर साल कंपनी सेम अमाउंट ऑफ मनी कमाती है फ्रॉम द प्रोजेक्ट। सेकेंड केस, व्हेन यू हैव अनइक्वल एनुअल कैश फ्लोज, जब आपका कमाए जाने वाला पैसा फ्रॉम द प्रोजेक्ट इज डिफरेंट इन एवरी गिवन ईयर। सो फर्स्ट केस, जो कि बहुत सिंपल मेथड भी है, व्हेन कैश फ्लोज आर इक्वल, इस केस में हम कैसे पे बैक पीरियड कैलकुलेट करते हैं? टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडिंग इट बाय ईयरली CFAT, दैट मीन्स कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेस, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज आपका इन्वेस्टमेंट है और हर साल आप कमाते हैं 50,000 रुपए, राइट। सो दैट मीन्स कितने टाइम में पैसा वापस आ जाएगा? 2 साल में। सो 2 years विल बी द पे बैक पीरियड मेथड के अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा। बट प्रॉब्लम कहां पर आती है? जब आपको क्वेश्चन में CFAT नहीं गिवन होता, आपको गिवन होता है प्रॉफिट। उसको कैसे कन्वर्ट करना है इनटू CFAT, दैट वी विल बी डिस्कसिंग नेक्स्ट। जैसे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अ मशीन कॉस्टिंग ₹1 लाख इनिशियली, मतलब कि इन्वेस्टमेंट कितना है? 1 लाख रुपीज, इज बीइंग कंसीडर्ड टू बी परचेज्ड बाय A लिमिटेड। एनुअल प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन आर एक्सपेक्टेड टू बी 20,000 रुपीज पर एनम, मतलब कि ये वो पैसा है जिसमें से डेप्रिसिएशन तो लेस किया जा चुका है, बट टैक्स अभी लेस नहीं हुआ है। The machine will be depreciated as per straight line method and has a life of 10 years. Tax rate is 30%. सबसे पहले अगर हमें depreciation कैलकुलेट करना है, so depreciation कितना होगा? आपकी मशीन की वैल्यू है 1 लाख रुपीज, मशीन की लाइफ है 10 साल, so depreciation कितना होगा? 1 लाख by 10, राइट। सो 1 लाख को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे, आपका depreciation निकल कर आएगा 10,000 रुपीज। सो 10,000 रुपए आपका हो जाता है एनुअल depreciation. So like we discussed, initial investment by annual CFAT फॉर्मूला होता है to calculate payback period. यहाँ पर initial investment 1 लाख रुपीज हमें पता है। Now let's calculate annual CFAT. Annual profit after depreciation हमें given है 20,000 रुपए। अब next इसमें से क्या करना है? टैक्स लेस करना है। टैक्स कितना है? 30%। 30% of 20,000 is 6,000। इसका मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाता है 14,000 रुपए। अब हमें चाहिए क्या? CFAT, मतलब कि कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया है 14,000 रुपए। अब क्योंकि हमें चाहिए कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, जैसा कि हमने मीनिंग में डिस्कस किया था। सो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन आप कैसे निकालेंगे? टैक्स
के बाद जो आपका प्रॉफिट निकल कर आया है उसमें आपको डेप्रिसिएशन ऐड करना है, राइट क्योंकि यहाँ पर यू हैव द प्रॉफिट, हेयर वी वांट कैश फ्लो। और हम सब ये जानते हैं डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। जब डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया जाता है तो कंपनी से कैश बाहर नहीं जाता है। अब क्योंकि हमें चाहिए कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, इसीलिए आप इसमें जो कैश के बिना वाला आइटम है मतलब कि डेप्रिसिएशन विच इज अ नॉन कैश एक्सपेंस वापस ऐड करेंगे, सो यू विल गेट कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेस। Now putting the values here in the formula, we get payback period as 4.167 years. अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जहां पर you have unequal annual CFAT. So here we have a question. Arihant Enterprises is considering purchase of a machine. The machine is available at rupees 1 lakh. मतलब कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो आपकी 1 लाख रुपए है. कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, दैट मीन्स जो हमें चाहिए होता है पे बैक पीरियड मेथड के लिए कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन एज इट इज हमें गिवन है. 5 साल मशीन की लाइफ है और 5 सालों के हमें कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेस बट बिफोर डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड है, बट दे आर अनइक्वल फॉर एवरी ईयर. इस केस में नाउ लेट्स सी हाउ वी कैलकुलेट पे बैक पीरियड. सो इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे इस तरह से. 3 कॉलम्स आपके पास टेबल में होंगे. सबसे पहले ईयर 1 2 3 4 5 जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है. एनुअल CFAT एज इट इज जैसे क्वेश्चन में गिवन है. ये दोनों कॉलम्स आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, आपको वही सब यहाँ पर कॉपी करना है. इसके बाद थर्ड कॉलम विल बी क्यूमुलेटिव CFAT. क्यूमुलेटिव CFAT का मतलब क्या होता है कि जिस कॉलम में आप वैल्यू लिख रहे हैं इस ईयर तक प्रोजेक्ट आपको कितना पैसा कमा के दे चुका है. जैसे कि फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट ईयर के एंड तक प्रोजेक्ट से मशीन से कमाया जाने वाला टोटल CFAT कितना है 20,000 रुपीज, क्योंकि अभी तक एक ही साल हुआ है, राइट. सो जो पहले साल का CFAT है दैट विल बी द क्यूमुलेटिव CFAT फॉर द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ. अब बात करते हैं आगे वाले सालों की. अब सेकेंड ईयर के एंड तक मशीन आपको कितना कमा के दे चुकी है, 20,000 पहले साल में और 25,000 सेकेंड ईयर में, मतलब कि टोटल 45,000 रुपए, राइट. सिमिलरली थर्ड ईयर का क्यूमुलेटिव CFAT क्या होगा. थर्ड ईयर का क्यूमुलेटिव CFAT विल बी 20,000 प्लस 25,000 प्लस 40,000. 40 प्लस 20 is 60. 60 प्लस 25 is 85,000. सिमिलरली फोर्थ ईयर के लिए CFAT क्या हो जाता है 20,000, 25,000, 40,000 एंड 30,000. चारों को आपको टोटल करना है. 40 प्लस 30 70, 70 प्लस 20 is 90, 90 प्लस 25 is 1,15,000, राइट. अब 1,15,000 में भी आप डायरेक्टली 25,000 प्लस कर सकते हैं या फिर आप इन पांचों को ऐड करके भी फिफ्थ ईयर का क्यूमुलेटिव CFAT निकाल सकते हैं, राइट. या तो ये पांचों सालों जो कि 20, 25, 40, 30 एंड 25 पांचों को प्लस कर लो, या फिर फोर्थ ईयर के क्यूमुलेटिव CFAT में फिफ्थ ईयर का एनुअल CFAT ऐड कर लो. यू विल गेट क्यूमुलेटिव CFAT फॉर द फिफ्थ ईयर. सो अभी टेबल हमारी कंप्लीट हो गई है. उसके बाद पे बैक पीरियड कैसे निकाल सकते हैं. टेबल मैंने यहाँ पर एज अ पिक्चर ले लिया है फॉर द रेफरेंस. हमारा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था वो था 1 लाख रुपए. अब अगर आप टेबल में देखते हैं आपका जो 1 लाख रुपए है उसमें कम से कम 3 साल तो आपको पूरे लगेंगे और कुछ पार्ट फोर्थ ईयर का भी लगेगा, बिकॉज फोर्थ ईयर हमें पूरा नहीं चाहिए. और पूरा क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि फोर्थ ईयर का अगर हम टोटल कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेस बिफोर डेप्रिसिएशन मिलाते हैं तो हमारे पास कितना पैसा आ जाता है 1,15,000 रुपए. मतलब कि फोर्थ ईयर का जो CFAT है वो हमें पूरा नहीं चाहिए, हमें उसका कुछ पार्ट चाहिए. तो 3 साल तो पूरे आपको लगेंगे. उसके बाद सम पार्ट ऑफ फोर्थ ईयर ऑल्सो वी विल नीड टू रिकवर दी मनी. और वो पार्ट कितना होगा और कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट्स सी. सो 3 इयर्स कंप्लीट प्लस कितना पैसा रह गया थर्ड ईयर के बाद, 1 लाख में से 85,000 दैट इज 85,000 आपके थर्ड ईयर तक रिकवर हो चुके हैं. कितना मनी, कितना पैसा आपका रह गया है 1 लाख में से 15,000 रुपए. दैट विल बी द न्यूमरेटर. डिवाइडिंग इट विद द टोटल CFAT और एनुअल CFAT ऑफ फोर्थ ईयर दैट इज 30,000. तो हमने यहाँ पर क्या किया, 3 साल तो पूरे प्लस कितना पैसा बच गया अभी तक 15,000 रुपए बाय टोटल CFAT कितना है फोर्थ ईयर का
30,000 rupees. That gives us 3.5 years as the payback period. अब जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया उसमें हमें प्रॉफिट्स गिवन थे बट हर साल के जो इनफ्लो थे वो इक्वल थे. सेकेंड क्वेश्चन जो हमने किया उसमें हमें CFAT गिवन था बट हर साल के कैश फ्लोज अनइक्वल थे. अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें एनुअल कैश इनफ्लोज अनइक्वल होंगे और साथ ही साथ हमें कैश फ्लो बिफोर टैक्सेस प्रोवाइडेड होगा. लेट्स सी हाउ टू सॉल्व सच अ क्वेश्चन. The question is Megha Enterprises is planning to purchase a machinery worth rupees 2,50,000. So ये आपका हो जाता है initial investment. Expected useful life of machine is 5 years. मतलब कि depreciation हो जाता है 2,50,000 by 5. So depreciation कितना हो गया आपका 50,000. Right? 2,50,000 को हमने divide किया 5 से. We have taken this figure, divided it by the life of the machine, that is 5. This gives us the depreciation. Now using the cash flow before taxes provided below, calculate payback period. Assume tax rate at 50%. 5 सालों के लिए हमें cash flow before taxes given है. So इस तरह का टेबल आपको चाहिए होगा जो देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है बट इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी सिंपल. फर्स्ट ही आपके पास आएंगे ईयर्स, उसके बाद कैश फ्लो बिफोर टैक्सेस जो हमें क्वेश्चन में दोनों चीजें गिवन है. उसके बाद डेप्रिसिएशन को आपको लेस करना है. इट विल गिव यू अर्निंग बिफोर टैक्स. आपने कैश फ्लो बिफोर टैक्स में से डेप्रिसिएशन को लेस करना है. इट गिव्स यू अर्निंग बिफोर टैक्स. अर्निंग बिफोर टैक्स में से आप टैक्स को लेस करेंगे. इट विल गिव यू अर्निंग आफ्टर टैक्स. इसमें वापस डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे. सो इट विल गिव यू कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेस एंड देन यू फाइंड क्यूमुलेटिव CFAT. स्टेप बाय स्टेप करेंगे. इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी सिंपल. डोंट गेट कंफ्यूज्ड और डोंट टेक पैनिक ड्यू टू दिस लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स टेबल. सो सी ईयर्स 1 2 3 4 5 लिख लिया. कैश फ्लो बिफोर टैक्स क्वेश्चन में गिवन है एज इट इज वी हैव रिटन. नेक्स्ट स्टेप इज सब्ट्रैक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन. सी हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना उसमें हमने पहले डेप्रिसिएशन लेस नहीं किया था क्योंकि ऑलरेडी हमें प्रॉफिट गिवन था और प्रॉफिट कब निकलता है ऑलरेडी डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद. यहां पर हमें क्वेश्चंस में बताया गया है कि दिस इज कैश फ्लो बिफोर टैक्स. मतलब कि इसमें से ना तो टैक्स लेस किया गया है ना ही डेप्रिसिएशन लेस किया गया है. दैट इज व्हाई टैक्स लेस करने से पहले हमें डेप्रिसिएशन लेस करना होगा बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड कैश फ्लो. प्रॉफिट आपका बिना डेप्रिसिएशन को लेस करे नहीं निकल सकता. इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट किया जा चुका था. हमने फिर से नहीं किया. यहां पर डेप्रिसिएशन लेस अभी तक नहीं किया गया है इसलिए हमें करना होगा. डेप्रिसिएशन हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. इट वाज योर जस्ट अ सेकेंड. लाइफ तो आपका डिनोमिनेटर में आएगा. डेप्रिसिएशन आप कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ द एसेट डिवाइडिंग इट बाय लाइफ ऑफ द एसेट. कॉस्ट कितनी है 2,50,000. लाइफ है 5 तो डेप्रिसिएशन हो जाता है 50,000 फॉर एवरी ईयर. अभी जब आप डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे कैश फ्लो बिफोर टैक्स में से यू विल गेट अर्निंग बिफोर टैक्स. मतलब कि वो अर्निंग जिसमें से डेप्रिसिएशन लेस किया जा चुका है बट टैक्स अभी लेस नहीं हुआ है. So CFBT minus depreciation is equal to earning before tax. For each of the year we can calculate it in the same way. Next step is tax को less करना है earning before tax में से. tax कितना है आपका 50%. Right. और हर साल के लिए आप बस 50% यहाँ पर लिखते जाएंगे. 10,000 का 50% is 5,000. 20 का हाफ इज 10, 40 का हाफ इज 20, 30 का हाफ क्यों कर रहे हैं क्योंकि 50% है. 10,000 पे 50% इज 5,000. नाउ अर्निंग आफ्टर टैक्स मतलब कि दिस माइनस दिस विल गिव यू अर्निंग आफ्टर टैक्स फॉर ऑल दी पर्टिकुलर ईयर्स. नेक्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ CFAT. वो आप कैसे करेंगे? बाय एडिंग डेप्रिसिएशन टू अर्निंग आफ्टर टैक्स. राइट. सो हमें क्या करना है 5,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू 55,000. 10,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू 60,000. सिमिलरली 20,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू 70,000.
15,000 plus 50,000 is equal to 65,000. Similarly, we can do for the 5th year. Lastly, calculate करेंगे cumulative CF80. So first year का cumulative will be same as CF80. Second year का cumulative CF80, this plus this. Third year का cumulative CF80, these three items को add करके you can find out. Fourth year का cumulative CF80, this plus this plus this plus this. Fifth year का CF80, that means cumulative CF80, पांचों का total. Right, so you can find out cumulative CF80 like this. और इस केस में हमारा जो initial investment था that was 2,50,000 जो हम 4th year के end पे recover कर लेते हैं. That means हमें अलग से calculate करने की जरूरत नहीं है जैसे कि हमने last question में किया था, because यहाँ पर 4 complete years you will be taking to recover your investment. So that means this is the आपका जो 4th year है that is the payback period. Now let's talk about merits of payback period method. सबसे पहले it is simple to understand, easy to calculate, preference to liquidity. That means लिक्विडिटी, कितना जल्दी पैसा कंपनी में वापस आएगा, मतलब कि कंपनी की लिक्विडिटी, कैश पोजीशन खराब नहीं होनी चाहिए, पैसा बहुत लंबे टाइम तक आपका टाइड अप नहीं रहना चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट में. दैट इज व्हाट इज गिवन प्रेफरेंस इन दिस मेथड. स्पेशली जो फर्म्स स्ट्रगल करती हैं विद द लिक्विडिटी, उनके लिए ये मेथड बहुत ही सूटेबल है. नेक्स्ट, यूजफुल इन केस ऑफ अनसर्टेनिटी. अगर मार्केट में, इकोनॉमी में अगर अभी टाइम अनसर्टेन है, कुछ भी स्टेबल नहीं है, अनसर्टेन है, फ्यूचर विल बी इवन मोर अनसर्टेन, सो वहां पर दिस मेथड इज वेरी वेरी यूजफुल, वेरी वेरी सूटेबल, बिकॉज इस मेथड के अंडर आप उसी प्रोजेक्ट को कंसीडर करेंगे जो आपको जल्दी से पैसा रिकवर करा देगा. अब बात करते हैं डीमेरिट्स की ऑफ पेबैक पीरियड मेथड. सबसे पहले इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी. इस मेथड के अकॉर्डिंग आप चाहे आज 50,000 रुपये कमाओ, चाहे 10 साल बाद 50,000 रुपये कमाओ, दोनों की वैल्यू सेम है. बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, बिकॉज 1 रुपी टुडे इज डिफरेंट फ्रॉम 1 रुपी दैट यू विल हैव 10 years लेटर. सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी यहाँ पर इग्नोर किया जाता है. होल लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज नॉट कंसीडर्ड. सिर्फ तभी तक की लाइफ कंसीडर की जाती है जब तक कि पैसा रिकवर नहीं हो जाता. किसी किसी प्रोजेक्ट में लेटर ईयर्स ज्यादा पैसा देते हैं, ज्यादा इनकम देते हैं, ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं, बट यहाँ पर होल लाइफ को कंसीडर नहीं किया जाता है. इग्नोर्स प्रॉफिटेबिलिटी. प्रॉफिट पर ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि कितना जल्दी पैसा वापस आएगा उस पर ध्यान दिया जाता है. एंड लास्टली, इट ऑल्सो इग्नोर्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट.